हो गया, सुनो सुनो, अब देखो इधर, चैप्टर नंबर 4 नोट्स प्रिंट नहीं हुआ है, आज सुनना है ध्यान से, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नोट्स मिलेगा, ठीक है। देखो चैप्टर नंबर 4, चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम डिमांड चैप्टर पढ़ लिए ऑलरेडी, है ना। क्या पढ़े थे डिमांड चैप्टर का, मतलब डिमांड क्या होता है? चार कंडीशन सेटिस्फाई होने से हम उसको डिमांड बोलते हैं, है ना। जब विलिंगनेस टू परचेज होता है, एबिलिटी टू परचेज होता है, पीरियड ऑफ टाइम डिसाइडेड होता है, प्राइस डिसाइडेड होता है, तब हम उसको डिमांड बोलते हैं, ठीक है। ये हम पढ़े थे डिमांड चैप्टर में। अच्छा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में बहुत सारा पॉइंट्स पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे? प्राइस ऑफ द गिवन कॉमोडिटी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। ये 5 था इंडिविजुअल के केस में, और 3 और था हमारा मार्केट के केस में। क्या क्या था 3? साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, सीजन एंड वेदर, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। ये 8 पॉइंट हम लोग पढ़े थे, ठीक है। अब देखो इलास्टिसिटी में आते हैं हम। एक इंपॉर्टेंट, जब लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट लॉ ऑफ डिमांड में एक पॉइंट पढ़े थे, क्वालिटेटिव बट नॉट क्वांटिटेटिव, है ना। क्या था उसका मतलब? मैग्नीट्यूड नहीं बताता, सिर्फ डायरेक्शन बताता है हमें। मतलब लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है कि प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड कम होगा, लेकिन कितना कम होगा वो हमें लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता। तो वो चीज कौन बताता है हमें? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। तो हमें डायरेक्शन पता चला चैप्टर 3 में, और मैग्नीट्यूड पता चलेगा चैप्टर 4 में, कि एग्जैक्टली अब कितने परसेंट से ऊपर जाएगा या कितने परसेंट से नीचे आएगा, ठीक है। ये हम कैलकुलेशन करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर में, चैप्टर में, ठीक है। आओ, इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी with respect to percentage change in any of the factors affecting demand for that commodity. Any of the factors का मतलब out of 8 factors, हम 8 फैक्टर्स पढ़े थे, है ना। आउट ऑफ 8 फैक्टर्स कोई भी एक फैक्टर अगर चेंज हो रहा है तो उसके वजह से डिमांड पर इंपैक्ट पड़ेगा। तो मान लो कोई फैक्टर चेंज हो रहा है 10% से, या प्राइस है, या इनकम है, या रिलेटेड गुड्स का प्राइस है, या साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, साइज ऑफ द पॉपुलेशन 10% से इंक्रीज हो गया। कोई भी चीज अगर 10% से चेंज हो रहा है तो उसका इंपैक्ट डिमांड पर पड़ेगा। डिमांड पर कितना परसेंट पड़ेगा इंपैक्ट? 5% पड़ेगा, 10% पड़ेगा, 20% बढ़ेगा, 25% पड़ेगा। इसी को कैलकुलेशन करेंगे और इसी को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड विथ रेस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन एनी फैक्टर्स, ठीक है। अब इसमें मेनली 3 ही फैक्टर के बारे में हम पढ़ते हैं, जो कि है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब रिलेटेड गुड्स वाला, और तीसरा इनकम इलास्टिसिटी मतलब इनकम। आउट ऑफ 8 पॉइंट्स हम सिर्फ 3 प्रकार का इलास्टिसिटीज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। पहला तो है प्राइस इलास्टिसिटी, मतलब कमोडिटी का प्राइस कितना से चेंज होगा तो डिमांड कितना से चेंज होगा, ठीक है। अगर प्राइस 10% से बढ़ रहा है तो डिमांड कितना परसेंट से चेंज होगा। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है? अगर टी का प्राइस 10% से बढ़ रहा है तो डिमांड फॉर कॉफी में कितना परसेंट का चेंज आएगा, इसको बोलेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। क्रॉस डिमांड याद है, क्रॉस डिमांड कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट में होता है। क्रॉस इलास्टिसिटी भी इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट में होता है, ठीक है। इनकम इलास्टिसिटी, इनकम कितना परसेंट से चेंज होगा तो डिमांड कितना परसेंट से चेंज होगा। ये टोटल 3 प्रकार का इलास्टिसिटी नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसमें से भी सिर्फ एक ही हमारे सिलेबस में, बाकी दोनों सिलेबस में नहीं है। बाकी दोनों का सिर्फ डेफिनेशन है सिलेबस में, डिटेल में कुछ भी नहीं है। जो डिटेल में हम पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे डेफिनेशन तीनों का पढ़ना पड़ेगा, डेफिनेशन मीनिंग तीनों का है। इनकम इलास्टिसिटी का भी पढ़ना पड़ेगा, क्रॉस इलास्टिसिटी भी पढ़ना पड़ेगा, प्राइस इलास्टिसिटी भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो डिटेल में कैलकुलेशन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे वो सिर्फ हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी का करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। अब फैक्टर्स कोई भी हो सकता है, नॉर्मली तो हम 3 फैक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, प्राइस, क्रॉस और इनकम,
ठीक है, उसमें से भी डिटेल में सिर्फ हम लोग प्राइस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी? परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसको बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ अ कॉमोडिटी विद रेस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द गिवन कॉमोडिटी। व्हाट इज क्रॉस इलास्टिसिटी? ऊपर तो वही रहेगा परसेंटेज चेंज इन डिमांड, ठीक है, नीचे क्या रहेगा? परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, चाहे अब वो कॉम्प्लीमेंट्री हो या सब्स्टिट्यूट हो, दोनों के केस में क्रॉस होता है। तो क्रॉस इलास्टिसिटी कैसे निकालेंगे? ऊपर तो रहेगा परसेंटेज चेंज इन डिमांड, ठीक है, नीचे क्या रहेगा? परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स में कोई भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूट। ठीक है, देखो, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी विद रेस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री हो या सब्स्टिट्यूट हो, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तीसरा, व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी? ऊपर तो वही रहेगा परसेंटेज चेंज इन डिमांड, नीचे क्या रहेगा? डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, इससे इजी कुछ भी है और कोई भी टॉपिक इससे इजी नहीं है। ठीक है, देखो, सब अब आते हैं हम लोग सबसे डिटेल में, पहला टॉपिक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम कैलकुलेशन भी पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, देखो, फॉर्मूला क्या है प्राइस इलास्टिसिटी का? परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कितना परसेंट डिमांड चेंज होगा, कितना परसेंट प्राइस चेंज होने से। अगर प्राइस 10% से चेंज होता है तो डिमांड कितना परसेंट से चेंज होगा, इसी का कैलकुलेशन को हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। अब प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर हम दो मेथड्स पढ़ने वाले हैं। पहला तो है परसेंटेज मेथड और दूसरा है हमारा प्रोपोर्शनेट मेथड। ठीक है, एक है परसेंटेज मेथड, दूसरा है प्रोपोर्शनेट मेथड। परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला तुम्हें ऑलरेडी पढ़ लिया हो तुम अभी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हम शॉर्ट में ईडी लिखते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, अब परसेंटेज चेंज इन डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकलेगा कैसे? ठीक है, हम क्या करेंगे, नॉर्मली एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो पहले प्राइस, पहले P0 का मतलब होता है प्राइस ऑफ द बेस ईयर। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में प्राइस कितना था, मान लो 100 रुपए था। ठीक है, P1 प्राइस इंक्रीज होकर कितना हो गया, 120 रुपए हो गया। ठीक है, तो डिमांड D0 या Q0 क्वांटिटी भी लिखते हैं उसको। ठीक है, तो क्वांटिटी जब 100 रुपए था तब क्वांटिटी डिमांड कितना था, 1000 यूनिट्स था। ठीक है, जब प्राइस इंक्रीज हो गया, अच्छा इसको क्यू ही लिख लेते हैं फिर कंफ्यूजन हो, Q1 कितना हो गया हमारा, क्वांटिटी कितना हो जाएगा बताओ, डिक्रीज होगा, कितना होगा, कोई भी फिगर ले लेते हैं, मान लो 500 हो गया। ठीक है, मान लेते हैं 500 हो गया। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकलेगा, पहले तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड, कितना से चेंज हुआ डिमांड बताओ, कैसे निकलेगा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, पहले 1000 था अभी 500 हो गया, परसेंटेज चेंज कैसे निकालोगे, Q0 माइनस, हाँ, और परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज, ये तो खाली डिफरेंस हुआ ना, Q0 माइनस Q1, 1000 माइनस 500, 500, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे कन्वर्ट, बचपन में किए होगे मैथ्स में, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस पढ़े थे, याद है, कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट करना, सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट होगा प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट होगा प्रॉफिट। चलो ठीक है, कोई बात, होता है ऐसे। देखो, क्वांटिटी को अगर परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकालना है, डिमांड कितना परसेंट से चेंज हुआ, पहले 1000 था अब कितना हो गया, वो 500 हो गया, तो हम Q0 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q0 इंटू 100, बेस ईयर का क्वांटिटी को हम लेंगे हमेशा। ठीक है, बेस ईयर का क्वांटिटी मतलब 1000, जो अभी इस क्वेश्चन में 1000 है। ठीक है,
तो 1000 माइनस बताओ कितना होगा। क्या 50% से चेंज हुआ है ना? 50% से चेंज हुआ है। ये तो तुम्हें समझाने के लिए Q0 नॉर्मली फॉर्मूला होता है Q1 माइनस Q0 होता है, ठीक है, ऑपोजिट होता है नॉर्मली, अभी हम करेंगे, छोड़ो उसको। प्राइस कितना से चेंज हुआ निकालो तो, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकला? P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100, ठीक है। P1 माइनस P0 हमेशा यही फॉर्मूला फॉलो करना, ठीक है। तो इस केस में ये क्या आएगा, अगर मैं इसको इसी फॉर्मूला से करता तो Q1 माइनस Q0 डिवाइडेड बाय Q0 इंटू 100 माइनस 50% आता है ना, माइनस 50% आता, ठीक है। तो वो आंसर माइनस में ही निकलेगा, जो क्वांटिटी कम हुआ है, डिमांड कम हुआ है, तो वो माइनस में ही आना चाहिए, ठीक है। तो माइनस में ही निकालना है इसको एग्जाम में। अच्छा, प्राइस का करते हैं। प्राइस P1 कितना है, माइनस P0 डिवाइडेड बाय 100 इंटू कितना परसेंट होगा ये, 20%, ठीक है। तो प्राइस जब 20% से इंक्रीज हो रहा है, प्लस है ये, सामने सिंबल क्या है, प्लस, जब प्राइस 20% से इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड 50% से डिक्रीज हो रहा है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल देंगे हम लोग। परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना है, माइनस 50% डिवाइडेड बाय प्लस 20%, कितना आ जाएगा ये, माइनस 0 0 कट गया, 5/2 इक्वल्स टू 2.5, माइनस 2.5, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आ गया, माइनस 2.5। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस 2.5? क्या 2.5 यूनिट से कम हो गया, 2.5% से कम हो गया? डिमांड तो 50% से कम हुआ था। माइनस 2.5 का मतलब क्या है? अगर प्राइस 1% से चेंज होगा तो डिमांड 2.5% से चेंज होगा। अगर प्राइस 1% से चेंज होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2.5, माइनस को छोड़ देते हैं एक बार, ठीक है, माइनस का मतलब बाद में समझेंगे। 2.5 का मतलब क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2.5 का मतलब क्या है, अगर प्राइस 1% से बदलता है तो डिमांड 2.5 टाइम्स, उसका 2.5 टाइम्स मतलब 2.5% से चेंज होगा। अगर मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -4 आता, 4 आता, इसका मतलब क्या था, अगर प्राइस 1% से चेंज होता है, अगर प्राइस 1% से चेंज होता है तो मेरा डिमांड 4% से चेंज हो। बात समझ रहे हो? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तुम्हें शो करता है कि प्राइस का कितना टाइम्स डिमांड चेंज हो रहा है। प्राइस कितना परसेंट से चेंज हो रहा है तो डिमांड उसका कितना टाइम्स परसेंटेज से चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर प्राइस 1% से चेंज हो रहा है तो डिमांड 4% से चेंज हो रहा है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आएगा, 4। माइनस को बाद में देखते हैं, ठीक है, माइनस प्लस का क्या मतलब है। तो वैसे ही अगर हमारा 2.5 आया, इसका मतलब क्या है, अगर प्राइस 1% से चेंज होगा तो डिमांड 2.5% से चेंज। बात समझ में आया, ठीक है। तो रीड कैसे करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, अगर कोई भी वैल्यू है, चलो तुम बताओ अभी, मान लो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आया 7, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग, 7 का मतलब क्या है? अगर प्राइस 1% से चेंज होगा तो डिमांड 7% से चेंज होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखते हैं। अच्छा, ये माइनस और प्लस का क्या मतलब है? अब हमारा आंसर आया था -2.5। देखो, सामने में जब माइनस रहता है ना, इसका मतलब होता है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन, जब किसी दो चीज में इनवर्स रिलेशन होता है तो इलास्टिसिटी माइनस में आता है, ठीक है। प्राइस इंक्रीज हो रहा था तो क्वांटिटी डिक्रीज हुआ था, तो ये पता चलेगा तुम्हें माइनस से। अगर माइनस है, हमें तो ये देखो 2.5 का मतलब ये समझ में आ गया कि प्राइस अगर 1% से चेंज होगा तो डिमांड 2.5% से चेंज होगा। माइनस से पता चल रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज होगा, अगर प्राइस 1% से बढ़ेगा तो डिमांड 2.5% से कम होगा। ये माइनस से पता चला, ठीक है। अगर माइनस नहीं होता, प्लस होता,
इसका मतलब प्राइस अगर 1% से बढ़ रहा है तो डिमांड 2.5% से बढ़ेगा, सेम डायरेक्शन में जाएगा दोनों, ठीक है। अगर प्राइस 1% से कम हो रहा है तो डिमांड भी 2.5% से कम होगा, अगर प्लस होता तो। माइनस का मतलब है दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, प्राइस अगर कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। क्लियर है बात, ठीक है। तो अब तुम बताना, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -3.5 आए, इसका मतलब क्या है? पहले बताओ माइनस का मतलब क्या है। माइनस का मतलब है इनवर्स रिलेशन, और 2.5 का मतलब क्या है, सॉरी 3.5 का मतलब क्या है? अगर प्राइस 1% से चेंज होगा तो डिमांड 3.5% से चेंज होगा, ठीक है। अब दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो प्राइस अगर 1% से बढ़ेगा तो डिमांड 3.5% से कम होगा, ठीक है। माइनस का मतलब है डायरेक्शन ऑपोजिट होगा या सेम डायरेक्शन होगा, और 3.5 का मतलब है प्राइस के मुकाबले कितना टाइम्स डिमांड में इंपैक्ट आएगा, ठीक है। तो अच्छा, अगर प्राइस अगर 1% से कम होगा तो बताओ डिमांड 3.5% से बढ़ जाए। क्लियर है बात, ठीक है। समझ में आ गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे रीड करते हैं फाइनल आंसर को। आ जाते हैं इधर, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, फॉर्मूला पढ़े हम लोग, ठीक है। अब ऊपर का पार्ट तुम कैलकुलेट कर सकते हो, क्वांटिटी डिमांड का परसेंटेज चेंज, नीचे का पार्ट तुम कैलकुलेट कर सकते हो, दोनों को मर्ज करके बना सकते हो आंसर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन करते हैं, निकालो, कॉपी वॉपी है, हो गई उम्मीद है कॉपी। इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखो, जिया और वंशिका, इलस्ट्रेशन नंबर 1 पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोला है। Calculate price elasticity of demand if demand increases from 4 unit to 5 unit due to fall in price from 10 rupees to 8 rupees। तुम्हें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है, ठीक है। पहले तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकालो, फिर परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालो, ठीक है, और उसके बाद करना है सॉल्व, ठीक है। मैं यहां पे डेटा शॉर्ट में लिख देता हूं। जब P0 10 रुपीज था तो क्वांटिटी Q0 कितना था, 4 यूनिट्स। जब P1 8 रुपए हो गया तो Q1 कितना हो गया, 5 यूनिट, ठीक है। तो प्राइस जब 10 रुपए से 8 रुपए हुआ, क्वांटिटी बढ़कर 4 यूनिट से बढ़कर 5 यूनिट हो गया। अब तुम्हें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है, पहले तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकालो, परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालो, दोनों को पहले कैलकुलेट करो। परसेंटेज चेंज इन डिमांड का फॉर्मूला क्या होगा, Q1 माइनस Q0 डिवाइडेड बाय Q0 इंटू 100। हमेशा सेम फॉर्मूला फॉलो करना है, ठीक है। कोई भी नंबर बढ़ाओ, Q1 बढ़ाओ Q0 छोटा हो, हमेशा एक ही फॉर्मूला फॉलो करना, Q1 माइनस Q0 डिवाइडेड बाय Q0 इंटू 100। और ये क्या होगा, P1 माइनस, तो यहां पर आंसर क्या आएगा, 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100 इक्वल्स टू 1/4 इंटू 100 इक्वल्स टू 25%, ठीक है। पहला वाला कितना आया, 25%। परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना हुआ, 25%, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस, P1 कितना है 8 माइनस 10 डिवाइडेड बाय
8 इंटू 100, अच्छा बाय 10, सॉरी सॉरी, मैं P1 ले लिया बाय, किधर, क्यों 4 - 5 होगा, Q1 माइनस Q0 करना है ना, Q1 कितना है 5 है, Q0 कितना है 4 है, बड़ा से छोटा को माइनस करना जरूरी नहीं है। हाँ, Q1 5 होगा ना, ठीक है, 8 - 10 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, ठीक है, ये कितना आएगा -2 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 इक्वल्स टू -20%। माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस को छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना आया -20%, और परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना आया +25%, ठीक है। एक +25% आया, दूसरा -20% आया, किसी का कुछ और आया है क्या, सेम आया है सबका, बस अब डाल दो फॉर्मूला में, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड, कितना निकला, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना होगा -1.25। अब इसका मतलब कौन समझाएगा, -1.25 का मतलब कौन समझाएगा, सबसे पहला माइनस का मतलब क्या है, इनवर्स रिलेशन, अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगा, ठीक है। 1.25 का मतलब क्या है, प्राइस क्या से चेंज होगा, 1% से चेंज होगा, अगर प्राइस 1% से चेंज होगा तो डिमांड 1.25% से चेंज होगा, क्लियर है बात। प्राइस 1 रुपए से चेंज होगा मत लिखना, ठीक है, प्राइस अगर 1% से चेंज होगा तो डिमांड 1.25% से चेंज होगा, क्लियर है बात, ठीक है। एक और क्वेश्चन करेंगे, चलो क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेते हैं, सेम सेम लग रहा है क्वेश्चन नंबर 1 और 2, देखो तो थोड़ा, थोड़ा सा ऑपोजिट है ना, करो सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 फटाफट, when price rises from 8 rupees to 10 rupees the demand falls from 5 unit to 4 unit, उसी का एग्जैक्ट ऑपोजिट दिया है ना, एग्जैक्ट ऑपोजिट दिया है इसके पहले वाले क्वेश्चन का, तो इलास्टिसिटी सेम आना चाहिए, अलग आएगा, अलग आएगा, ठीक है, सॉल्व करो फटाफट। P0 हो गया हमारा 8 रुपए, P1 हो गया 10 रुपए, Q0 हो गया हमारा 5 यूनिट और Q1 हो गया हमारा 4 यूनिट, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकालना है, Q1 माइनस Q0 डिवाइडेड बाय Q0 इंटू 100, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है, P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100, Q1 कितना है 4 - 5 डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय क्या होगा ये -1/5 इंटू, ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, P1 कितना है 10 - 8 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100, तो ये 2/8 इंटू कितना आएगा ये +25%, प्लस माइनस तो ठीक से करो, +25%, ये वाला ऊपर वाला -20%, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना आएगा -20%, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना आएगा 25%। अब बताओ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना निकला था -20% डिवाइडेड बाय 25%, ये आ गया -0.25,
अब ये -0.8 का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस? माइनस का मतलब तो इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है। 0.8 का मतलब क्या है? अगर प्राइस 1% से चेंज होगा तो डिमांड 0.8% से चेंज होगा, 0.8% से चेंज होगा। वैसे ही अगर प्राइस 10% से चेंज होगा तो डिमांड 8% से चेंज होगा, ठीक है। तो ये 0.8 का मतलब ये, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया हमारा पहला मेथड, परसेंटेज मेथड। पहला मेथड परसेंटेज। सेकेंड मेथड में आते हैं, प्रोपोर्शनेट मेथड। प्रोपोर्शनेट मेथड जो कि परसेंटेज मेथड ही है एक प्रकार से, ठीक है। अब देखो, Q1 माइनस Q0 को नॉर्मली क्या लिखा जाता है पता है? डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू का मतलब चेंज इन क्वांटिटी, जितना से चेंज हुआ। हम यहाँ पे जैसे Q1 माइनस Q0 लिख रहे हैं, पहले Q1 लिखे फिर Q0 लिखे, दोनों को माइनस किए। डेल्टा क्यू का मतलब है डायरेक्टली Q1 माइनस Q0, ठीक है। तो मैं इस फॉर्मूला को क्या बना सकता हूं? परसेंटेज चेंज इन डिमांड को डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय Q0 इंटू 100, ठीक है। डेल्टा क्यू का मतलब क्या है? Q1 माइनस Q0। वैसे परसेंटेज चेंज इन प्राइस को क्या लिख सकता हूं मैं? डेल्टा P डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100। अब हम क्या करेंगे? हमें तो इलास्टिसिटी का मतलब पता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो मैं ऊपर डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय Q0 इंटू 100, नीचे लिख दिया डेल्टा P डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100, ठीक है। अब मैथ्स में जो डिनोमिनेटर में डेल्टा P बाय P0 है, अगर उसको न्यूमैरेटर में लाना चाहूं मैं तो क्या हो जाएगा? घूम जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना। तो ये डेल्टा Q डिवाइडेड बाय Q0 इंटू P0 डिवाइडेड बाय डेल्टा P, ठीक है। तो हम सिंपली फॉर्मूला लिख सकते हैं डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा P इंटू P0 डिवाइडेड बाय Q0। अब यहां पर आ जाओ, यहां पर एक टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। ये जो Q बाय P लिखा है ना, इसको P बाय Q कर लो, P बाय Q होगा ये, ठीक है। फॉर्मूला में टाइपिंग मिस्टेक है, ये P बाय Q। क्लियर है? तो प्रोपोर्शनल मेथड का फॉर्मूला क्या बन गया? डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा P इंटू P0 डिवाइडेड बाय Q0। सेम ही फॉर्मूला है, सेम ही मेथड है, आंसर भी सेम ही आता है, दोनों परसेंटेज से करो या प्रोपोर्शनेट से करो, ठीक है। तो एक काम करो, इलस्ट्रेशन नंबर 1 को इस मेथड से भी एक बार कर लो फटाफट से। इलस्ट्रेशन 1 को डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा P इंटू P बाय Q, इस फॉर्मूला से भी एक बार फटाफट से कर लो। बताओ डेल्टा Q क्या होगा? यहां पर चारों फिगर पहले लिख लेते हैं। डेल्टा Q बताओ कितना होगा? 4 यूनिट से 5 यूनिट हो गया मतलब 1। डेल्टा P क्या होगा? -2। Q0 कितना होगा? 4। और P0 कितना होगा? 10। बस डाल दो आंसर, 1 डिवाइडेड बाय -2 इंटू 10/4, ठीक है। आंसर कितना आ गया? वही 1.25, -1.25, सेम आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर है दोनों मेथड? ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक सुधार लियो। यहाँ पर ये वो ऑपोजिट होगा, बुक में जो लिखा हुआ है उसका ऑपोजिट करना है, P बाई क्यू। टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। Q बाई P टाइप हो गया, P बाई क्यू कर लेना, उसको याद रखना, नेक्स्ट क्लास में जब मिलेगा तब कर लेना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब मुझे बताओ इलस्ट्रेशन 1 और 2 में क्या डिफरेंस था? हो तो सेम ही चीज रहा है मेरे हिसाब से। इलस्ट्रेशन 1 में 10 रुपए से 8 रुपए हुआ प्राइस, तो क्वांटिटी 4 यूनिट से 5 यूनिट हो गया। और वहीं पर इलस्ट्रेशन नंबर 2 में प्राइस 8 रुपए से 10 रुपए हुआ, तो क्वांटिटी 5 यूनिट से 4 यूनिट हो गया। सेम ही चीज हो रहा है ना। हो सेम चीज रहा है, लेकिन इलास्टिसिटी क्यों अलग अलग आ रहा है? पहले में 1.25 आया, -1.25, दूसरे में -0.8 आया, ठीक है। क्यों अलग अलग आया इलास्टिसिटी? क्योंकि दो का जो कैलकुलेशन है,
हाँ, दोनों में जो कैलकुलेशन है उसमें जो बेस क्वांटिटी और बेस प्राइस है, हमारा सारा कैलकुलेशन P0 और Q0 से होता है, बेस क्वांटिटी और बेस प्राइस से, है ना। दोनों में बेस क्वांटिटी और प्राइस अलग अलग है। पहले वाले में बेस प्राइस क्या था, 10 रुपए, और बेस क्वांटिटी कितना था, 4 यूनिट। P0 और Q0 का बात कर रहा हूं। लेकिन वहीं पर इलस्ट्रेशन नंबर 2 में बेस प्राइस कितना था, 8 रुपए, और बेस क्वांटिटी कितना था, 5 यूनिट। तो जब परसेंटेज निकल रहा है तो परसेंटेज बेस ईयर के मुकाबले निकल रहा है, ठीक है। तो पहले वाले में बेस अलग है, दूसरे वाले में अलग है, इसीलिए दोनों में परसेंटेज अलग अलग आ रहा है। जैसे हम नॉर्मली करते हैं, 80 रुपीज का सामान को 100 रुपए में बेचे, कितने का प्रॉफिट हुआ, 20 रुपए का। अगर मैं कॉस्ट प्राइस पर निकालूं प्रॉफिट, तो 20 रुपए डिवाइडेड बाय 80 रुपए इंटू 25% का मार्जिन हो गया मेरा। लेकिन अगर सेलिंग प्राइस पर निकालूं तो 20 डिवाइडेड बाय मार्जिन कितने का हुआ, 20%। प्रॉफिट तो वही है, सब कुछ सेम है, लेकिन बेस बदल गया। पहले मैं कॉस्ट प्राइस पे निकाला था, अभी किस पर निकाला, सेलिंग प्राइस पर। वही इलस्ट्रेशन 1 और 2 के बीच में सिर्फ बेस ईयर बदल गया, बेस क्वांटिटी बदल गया और बेस प्राइस बदल गया। इस वजह से हमारा परसेंटेज अलग अलग आया, ठीक है। जैसे यहाँ पर 25% और 20% अलग अलग आ रहा है। क्लियर है बात। प्रॉफिट वही है, कॉस्ट प्राइस वही है, सेलिंग प्राइस वही है, जो परसेंटेज का कैलकुलेशन है वो दोनों में अलग अलग आ रहा है, क्योंकि दोनों में बेस जो क्वांटिटी है, जो डिनोमिनेटर में जो चीज है वो अलग अलग है, ठीक है, इस वजह से। क्लियर है। तो हमारा जो इलास्टिसिटी होता है वो हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यूज को कंसिडर करता है। इलास्टिसिटी शुड ऑलवेज बी मेजर्ड एंड कंपेयर्ड इन एब्सोल्यूट टर्म्स, इग्नोरिंग द नेगेटिव साइन। हम नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं। अच्छा, -1.25, इसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है, 1.2, ठीक है। माइनस का मतलब तो डायरेक्शन है, और माइनस हम लिखते इसलिए ताकि हमें डायरेक्शन पता चले, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम होगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में इलास्टिसिटी कितना आया है, 1.25 आया, ठीक है। तो हम हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यूज को लेते हैं, नेगेटिव साइन को हम लोग इग्नोर करते हैं। नॉट इन एल्जेब्रिक टर्म्स, इलास्टिसिटी ऑफ -1.25 इस ये जो होगा 1.25। एक और चीज मैथ्स में, कौन बड़ा है, -1.25 बड़ा है या माइनस, कौन बड़ा है दोनों में से, -1.25 बड़ा है या मैथ्स के हिसाब से -0.8 बड़ा है, 0.8 बड़ा है मैथ्स के हिसाब से। लेकिन इलास्टिसिटी के हिसाब से कौन बड़ा है, 1.25 बड़ा है। क्योंकि जब हम इलास्टिसिटी पढ़ते हैं तब हम माइनस साइन को इग्नोर करके पढ़ते हैं। माइनस साइन सिर्फ हमारे जानने के लिए है कि डायरेक्शन क्या है। अब कौन बड़ा है दोनों में, 1.25 बड़ा है, तो हम हमेशा लिखेंगे इलास्टिसिटी के मुकाबले -1.25 बड़ा है, ठीक है, क्योंकि हम माइनस साइन को इग्नोर करके पढ़ते हैं। क्लियर है। तो अगर पूछेगा दोनों में से कौन सा ज्यादा इलास्टिक है, तो कौन इलास्टिक है ज्यादा, 1.25 ज्यादा इलास्टिक है। लेकिन मैथ्स के हिसाब से -1.25 छोटा है और -0.8 बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट, इलास्टिसिटी इज अफेक्टेड बाय परसेंटेज चेंज, जो कि हमारा इलस्ट्रेशन 1 और 2 के बीच में हम देखे कि इलस्ट्रेशन 1 में परसेंटेज चेंज अलग था, इलस्ट्रेशन 2 में परसेंटेज चेंज अलग था, क्योंकि दोनों में बेस क्वांटिटी और बेस प्राइस अलग अलग था। सेम चीज हो रहा था, प्राइस वही 2 रुपए से चेंज हो रहा था, क्वांटिटी वही 1 यूनिट से चेंज हो रहा था, लेकिन जो बेस ईयर और बेस प्राइस और क्वांटिटी था वो अलग अलग था। क्लियर है बात, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब 5 वैरायटी ऑफ इलास्टिसिटी हम पढ़ेंगे यहाँ, 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। जिसमें से सबसे पहला है इनफाइनाइट, दूसरा है 0, तीसरा है मोर देन 1, चौथा है लेस देन 1, और पांचवा है इक्वल टू 1। तो अगर मैं इसको लिखूं पांचों को, एक तो इनफाइनाइट है, सबसे छोटा क्या है और सबसे बड़ा क्या है, बीच में क्या है, लेस देन 1 और मोर देन 1। तो बेसिकली अगर हम एक लाइन बनाएं तो इसमें 5 स्टेजेस है, एक तो 0 और हाईएस्ट कितना होगा, इनफाइनाइट, बीच में आएगा 1, एक लेस देन 1, एक मोर देन 1। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मिनिमम वैल्यू कितना होता है,
मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0, इग्नोरिंग द साइन, ठीक है, माइनस साइन को हमेशा इग्नोर करते हैं। तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 0, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, इनफाइनाइट। 1 हो सकता है, 1 से कम हो सकता है, या 1 से ज्यादा हो सकता है। क्लियर है बात। तो अब सबसे पहला इनफाइनाइट कब होता है, एक एक करके पांचों को पढ़ेंगे। सबसे पहला इनफाइनाइट कब होता है। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, हम देखो पढ़े, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। अब ये चीज इनफाइनाइट कब आएगा आंसर, कभी भी इनफाइनाइट कब आएगा, जब डिनोमिनेटर में 0 होगा। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 ही इनफाइनाइट होता है, और तो कोई तरीका ही नहीं है इसको इनफाइनाइट करने का। इसका मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना होना चाहिए, 0। डिमांड चाहे कितना से भी बदले, प्राइस नहीं बदल सकता, प्राइस का परसेंटेज चेंज क्या होगा, 0 होगा। तो उस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आएगा हमारा, इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। तो ऐसा कब होता है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के केस में ऐसा होता है। प्राइस कांस्टेंट रहेगा, चाहे कितना भी क्वांटिटी ले लो, Q1 ले लो, Q लो, Q2 लो, ज्यादा लो और कम लो, और प्राइस चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। इस प्रकार के कॉमोडिटी को हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अगर प्राइस थोड़ा भी चेंज हो जाए तो डिमांड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा डायरेक्टली, कोई नहीं खरीदेगा। जैसे हम पेट्रोल का एग्जांपल लिए थे, अगर पेट्रोल का प्राइस तुम इंक्रीज कर दो, बहुत सारे लोग पेट्रोल बेच रहे हैं, एक दुकान वाला अगर पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज कर देगा तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा, 0। गोल्ड में जैसा होता है, गोल्ड हर दुकान में गोल्ड का प्राइस सेम रहता है, गोल्ड का प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करता है। लेकिन अगर तुम एक गोल्ड का दुकान खोलो और अलग प्राइस में गोल्ड बेचोगे तो तुमसे कोई लेगा, कोई भी नहीं लेगा, ठीक है, सब कोई कहाँ चले जाएंगे। लेकिन रियल लाइफ में क्या ऐसा होता है, क्या सारे कस्टमर चले जाएंगे, सोचो तो। अगर मान लो गांधी चौक में जो पेट्रोल पंप है वो 100 रुपए लीटर सबको ही ले रहे हैं, वो प्राइस बढ़ाकर 110 रुपए लीटर कर दिया, तो क्या उसका डिमांड पूरा 0 हो जाएगा, कोई भी नहीं लेगा उससे। ऐसा होगा कभी, कभी नहीं होगा ऐसा। ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है, हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि अगर कोई ज्यादा प्राइस पर बेच रहा है तो उससे कोई भी नहीं खरीदेगा, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में परफेक्टली इलास्टिक नाम का कोई चीज ही नहीं होता है, फिर भी कोई ना कोई तो वहां खरीदेगा ही। इनफैक्ट बहुत सारे लोग खरीदेंगे, क्योंकि लोकेशन का कन्वीनियंस है, लोग वहां पर किसी का पेट्रोल खत्म हो गया उसको मजबूरी में खरीदना पड़ेगा, बहुत सारा चीज है, तो कुछ ना कुछ लोग तो फिर भी खरीद लेंगे, मतलब डिमांड तो फिर भी होगा, है ना। तो रियल लाइफ में ऐसा कभी होता नहीं है। तो इट इज नॉट अ रियल सिचुएशन, इट इज एन इमेजिनरी सिचुएशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या होता है, 0% होता है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस 0 होता है। डिमांड चाहे कितना भी परसेंट से चेंज करो, परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या होगा, 0। क्लियर है बात, मतलब तुम प्राइस नहीं बदल सकते किसी भी हालत में, 1 रुपए से भी प्राइस ऊपर या नीचे नहीं कर सकते, ठीक है। When there is infinite demand at a particular price, the demand becomes 0 with slight rise in price. The demand for such commodity is said to be perfectly elastic. Clear है। Next, inelastic. Elasticity of demand कितना आना चाहिए, 0। Elasticity of demand, percentage change in demand divided by percentage change in price। बताओ ये फॉर्मूला में 0 कब आएगा, जब न्यूमैरेटर में 0 होगा, है ना। जब परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्या होगा, 0 होगा, तभी ये 0 हो सकता है, और तो कोई तरीका ही नहीं है इसको 0 करने का, है ना। एक ही तरीके से ये 0 हो सकता है, कब, जब परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्या होगा, 0। 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग 0 होता है, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड 0, इसका मतलब प्राइस चाहे कितना भी बदल जाए, डिमांड हमेशा जितना है उतना ही रहेगा। 100 यूनिट अगर डिमांड है मतलब 100 ही यूनिट होगा, ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, प्राइस चाहे कितना भी बदल जाए। क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है, कोई भी कॉमोडिटी ऐसा है, बताओ कौन सा कॉमोडिटी है। मेडिसिन, क्या बिल्कुल प्राइस चेंज नहीं होता, मतलब प्राइस चेंज होने से क्या बिल्कुल इंपैक्ट नहीं पड़ता, 1 यूनिट का भी इंपैक्ट नहीं पड़ता, पड़ेगा, इंपैक्ट तो पड़ेगा, है ना। थोड़ा मोड़ा रियल लाइफ में इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल में हम एक एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं मेडिसिन को, कि नॉर्मली मेडिसिन का डिमांड क्या होता है, इनइलास्टिक होता है, क्योंकि प्राइस चाहे कितना भी बदले, प्राइस चाहे इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, जिसको मेडिसिन जितना खाना है वो उतना ही खाएगा, ना ज्यादा खाएगा ना कम खाएगा। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में अगर कोई मेडिसिन 10 रुपए का है, उसका प्राइस 1000 रुपए हो जाए, तो बहुत सारे लोग जो खाने वाले थे शायद उसको खाने से पहले सोचेंगे, या कोई सब्सटीट्यूट ले लेंगे, या नहीं भी खाएंगे, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करा लेंगे, होम्योपैथी करा लेंगे, एक्सरसाइज करना चालू कर देंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन डिमांड में इंपैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी एक क्या होता है, इमेजिनरी सिचुएशन होता है।
ये भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, ये भी एक इमेजिनरी सिचुएशन होता है, ठीक है। प्राइस चाहे कितना भी बदलो, प्राइस 100 था, 1000 कर दो या 50 कर दो, डिमांड जितना होना है उतना ही रहेगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। क्लियर है बात? ठीक है, दो ठो पढ़े अभी तक, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है। हाईली इलास्टिक डिमांड थोड़ा सा सहना पड़ेगा। और हाईली इलास्टिक डिमांड, हाईली इलास्टिक कब होता है? तुम बताओ, ग्रेटर देन 1 लाना है, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को 1 से ज्यादा लाना है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन। बताओ ये फॉर्मूला 1 से बड़ा कब आएगा? जब न्यूमैरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा, तभी 1 से बड़ा आएगा। इसका मतलब परसेंटेज चेंज इन डिमांड विल बी मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इस केस में इलास्टिसिटी क्या होता है? हाईली इलास्टिक बोलते हैं, ग्रेटर देन 1 आता है जब परसेंटेज चेंज इन डिमांड ज्यादा निकले हमारा और परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमारा कम आए। क्लियर है बात? ठीक है, यह है तीसरा सिचुएशन। कब ऐसा होता है? कौन से कॉमोडिटी के केस में? प्राइस थोड़ा सा चेंज होता है तो डिमांड बहुत ज्यादा से चेंज हो जाता है। गोल्ड, चलो हो सकता है ये भी। और बोलो बोलो। फूड आइटम, फूड आइटम में ऐसा नहीं होता। फूड आइटम में प्राइस अगर थोड़ा सा कम होगा तो हम बहुत ज्यादा थोड़ी खरीद लेंगे खाने के लिए, है ना। नॉर्मली ये सब आइटम होता है जो हमारे लिए ऑप्शनल आइटम्स होता है, जो हमारे लिए उतना अर्जेंट नहीं होता। शॉपिंग करने जाते हैं, कपड़ा बाय 1 गेट 1 मिला, है ना, नहीं चाहिए था फिर भी खरीद लिए। तो या फिर मान लो कोई स्पेशल ऑफर आया है, डिस्काउंट है, रेफ्रिजरेटर में डिस्काउंट है, एसी में डिस्काउंट है, तो उस टाइम पर नॉर्मली लोग क्या करते हैं? खरीद लेते हैं, ठीक है। तो ये वो कॉमोडिटीज होता है जिसका प्राइस थोड़ा सा चेंज होता है लेकिन क्वांटिटी ज्यादा से चेंज होता है। प्राइस अगर 5% से डिस्काउंट आया है तो डिमांड दुकान वाले का बहुत ज्यादा से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के कॉमोडिटी में इलास्टिसिटी आता है मोर देन 1। क्लियर है? इसके बाद इसको डिटेल में नेक्स्ट क्लास में फिर पढ़ेंगे हम लोग। खाली एक बार फटाफट से लेस देन 1 लाना है, कैसे करेंगे? अब कौन बड़ा होगा? न्यूमैरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस विल बी मोर देन परसेंटेज चेंज इन डिमांड। और आखिरी सिचुएशन 1 लाना है, तो इसका मतलब परसेंटेज चेंज इन डिमांड मस्ट बी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन। क्लियर है बात? ठीक है, तो 5 सिचुएशन पढ़े। पहला वाला में डिमांड बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, दूसरा वाला में प्राइस बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, तीसरा वाला में डिमांड ज्यादा से चेंज होगा, प्राइस कम से चेंज होगा, चौथा वाला में प्राइस ज्यादा से चेंज होगा, डिमांड कम से चेंज होगा, और आखिरी वाला में दोनों इक्वली चेंज होगा। क्लियर है? चलो, तो आज के लिए हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर पढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे। जी एन वंशिका।